हेलो स्टूडेंट्स। तो चलिए आज एक नया पाठ पढ़ना शुरू करते हैं गुंजन इस पाठ्य पुस्तक में से। और इस पाठ का नाम है आठ अभिमन्यु और इसके लेखक है मेजर कृपाल वर्मा। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि अभिमन्यु कौन था। अभिमन्यु महाभारत में पांडवों में से जो एक पांडव अर्जुन उसका पुत्र था अभिमन्यु। और इसी अभिमन्यु का नाम हम इसलिए इसके नाम को हम जानते हैं, या इसका नाम अभिमन्यु का नाम इसलिए फेमस है, प्रसिद्ध है कि उसने जो चक्रव्यूह की रचना होती है, जो ये युद्ध नीति होती है, एक युद्ध की रचना होती है, उस चक्रव्यूह को भेदने के लिए वो अकेला चला गया था। तो बिल्कुल इसी तरह से हमारे पाठ में हम 8 अभिमन्यु के बारे में पढ़ेंगे। और वे 8 अभिमन्यु थे हमारे भारतीय वायुसेना के 8 सैनिक, वायु सैनिक। तो जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, उस युद्ध में किस प्रकार से ये 8 अभिमन्यु पाकिस्तान में गए और वहां के तेल शोधक कारखाने को ध्वस्त करके सकुशल अपनी भारत भूमि पर वापस लौटे थे। तो तेल शोधक कारखाना मतलब क्या? जो कच्चे तेल को प्रोसेस करने का जो कारखाना होता है, वो तेल ढूंढने का, कच्चे तेल को, वो जो कारखाना होता है उसे कहते हैं तेल शोधक कारखाना। तो उस कारखाने को पूरा ध्वस्त करके, उसका विनाश करके ये 8 अभिमन्यु सकुशल जीवित अपने भारत भूमि पर, अपने देश में वापिस लौट आए थे। और उसी घटना का रोमांचक वर्णन हम इस पाठ में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए पाठ पढ़ना शुरू करते हैं। प्रस्तुत पाठ में 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध की उस घटना का वर्णन है। तो कभी युद्ध हुआ था ये? 1971 में भारत पाकिस्तान के बीच में जो युद्ध हुआ था, उस युद्ध की एक घटना का वर्णन है जिसमें भारतीय वायु सैनिकों ने जान की बाजी लगाकर, वायु सैनिक मतलब कौन? जो एयरफोर्स में काम करने वाले हमारे सिपाही होते हैं वे। तो भारतीय वायु सैनिकों ने अपने जान की बाजी लगाकर अटक पाकिस्तान के तेल शोधक कारखाने को ध्वस्त किया था। तो ये तेल शोधक कारखाना पाकिस्तान में कहाँ था? अटक में। तो उस तेल शोधक कारखाने को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया, उसका विनाश कर दिया, नष्ट कर दिया। लौटते समय लड़ाकू विमानों में आग लग गई थी। पाकिस्तानी वायुयान पीछा कर रहे थे। तो जब ध्वस्त किया इन्होंने 8 अभिमन्युओं ने, और फिर वे वापस लौट रहे थे भारत भूमि पर, तभी उनके विमानों में आग भी लग गई। पाकिस्तान के वायुयान उनका पीछा भी कर रहे थे, पर भारत के जाबाज सैनिक सकुशल लौट आए। तो पढ़िए, देश की रक्षा के लिए मर मिटने वाले वीरों की अनुपम अनोखी शौर्य गाथा, यानी शूरता की गाथा, वीरता की गाथा। 3 दिसंबर 1971 की ठिठुरती सुबह अचानक अगरबत्ती सी धुधुआ उठी थी। तो दिन था 3 दिसंबर का 1971 साल था। ठिठुरती सुबह, दिसंबर का महीना मतलब एकदम कड़ाके की ठंड होती है, ठिठुरने वाली, कपाने वाली ठंड। और ऐसे ठंड में सुबह अचानक आसमान में अगरबत्ती का जैसे धुआं होता है, वैसे धुआं, पूरा धुआं उठा हुआ दिखाई दिया। मंदिरों में प्रार्थना करते पुजारी और विश्व कल्याण की कामना करते भक्तों के स्वरों पर पाकिस्तानी सेबरजेट विमानों ने नेपाम बम गिराए थे। तो हमारे भारत में सुबह सुबह मंदिरों में प्रार्थना होती है, पूजा अर्चा होती है, और सुबह सुबह इन्हीं प्रार्थना करने वाले पुजारियों पर, विश्व के कल्याण की, विश्व के भलाई की कामना करने वाले भक्तों पर पाकिस्तान के सेबरजेट विमानों ने बम गिराए थे मंदिरों पर। गिरजाघरों की बजती घंटियां करुणा घरे गीत गा रही थी। गिरजाघर मतलब चर्च। तो चर्चेस पर भी हमला करा दिया गया था पाकिस्तान की ओर से। और गिरजाघर में, चर्च में जो घंटियां बजती है, वो भी दुख भरे गीत गा रही थी। मस्जिद और गुरुद्वारों के साथ साथ अस्पतालों और शहरी बस्तियों को भी बर्बाद कर दिया गया था। सिर्फ मंदिर ही नहीं, चर्च, मस्जिद और गुरुद्वारे, और उनके साथ साथ ये जो सारे हमारे
अलग अलग धर्मों के प्रार्थना स्थल है, पूजा स्थल है, उनके साथ साथ ही अस्पताल और शहरों पर भी बम से हमला कर दिया गया था। पाकिस्तान ने हमला कर दिया था भारत पर। सुबह सुबह 3 दिसंबर 1971 की बात है। घायल, भ्रमित और चकित भारतीय नागरिक इस नरसंहार का अर्थ नहीं समझ पा रहे थे। तो अचानक सुबह सुबह इस प्रकार से हमला हुआ, सारे धर्मों के प्रार्थना स्थलों पर, अस्पतालों पर, शहरों पर, और इतने बड़े पैमाने से इस हमले में इतना बड़ा नरसंहार हुआ। नरसंहार मतलब बहुत बड़ी मात्रा में लोगों की हत्या हो गई। और इस भयानक इतने बड़े रूप में नरसंहार का अर्थ ये घायल भारतीय नागरिक, भ्रमित मतलब कंफ्यूज कि ये क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, और चकित, आश्चर्यचकित हुए ये भारतीय नागरिक इस भयानक हमले का अर्थ समझ नहीं पा रहे थे। पूरे देश में, सेना में क्रोध, द्वेष धधक रहा था, बदले की भावना धधक रही थी। भारतीय वायुसेना के कमांडरों की एक ही राय थी, चोर को नहीं, चोर की मां को मारो। पेड़ की जड़ को ही काट दो, पत्ते तो आप ही आप सूख जाएंगे। तो इस भयानक हमले के बाद पूरे भारत में एक द्वेष, एक दुख, एक क्रोध की भावना जल रही थी। और इसीलिए जो हमारी वायुसेना है, नौदल या फिर जैसे हमारी आर्मी है, सब में बस ये गुस्सा, ये क्रोध धधक रहा था, बदले की आग धधक रही थी। तो हमारी जो वायुसेना है, उनके कमांडरों की बस एक ही राय थी, चोर को नहीं, चोर की मां को मारो, कि फिर से ये चोर पैदा ही ना हो। पेड़ को मत काटो, पेड़ की जड़ को काट दो, कि फिर से ये पत्ते, बुराई के, विनाश के पत्ते उग ही ना पाए। हर सैनिक का दिमाग रडार की बीमों की तरह अटक में जा अटका था। तो हर सैनिक के दिमाग में बस एक ही बात अटक रही थी, चुभ रही थी, और वो थी पाकिस्तान के अटक का तेल शोधक कारखाना। जिससे रडार की बीम पीप 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 ऐसे बीम बजती है, वैसे बिल्कुल उसी तरह ये जो पाकिस्तान का तेल शोधक कारखाना है, सारे सिपाहियों के दिमाग में अटका था। अटक का तेल शोधक कारखाना हर सैनिक के दिमाग में खटक सा गया था, चुभ रहा था सबको, कि सब हर सैनिक के दिल में बस यही चाहते किसी तरह से उस कारखाने को ध्वस्त कर दिया जाए, जिससे पाकिस्तान कमजोर पड़े। अटक पर हमला करने के बाद भारत जिंदा लौट आना तो बिल्कुल असंभव था। तो ये बिल्कुल असंभव सी बात थी कि अटक पर हमला कर दिया जाए और सिपाही वापस जीवित लौट आ जाए। वह एक नया चक्रव्यूह था। अटक पर हमला करना मतलब चक्रव्यूह में घुसने के समान था। जिस प्रकार से महाभारत के युद्ध में, कौरव पांडव के युद्ध में अभिमन्यु उस कौरव के चक्रव्यूह में घुसा था, बिल्कुल उसी तरह से ये भी एक चक्रव्यूह था। और इस चक्रव्यूह में घुसकर धुआंधार लड़ाई करने के बाद, जोरदार घमासान लड़ाई करने के बाद अभिमन्यु को बाहर आना था और असंभव को संभव कर दिखाना था। तो महाभारत में तो अर्जुन पुत्र अभिमन्यु उस चक्रव्यूह को भेद कर बाहर नहीं आ पाया था, बट इस चक्रव्यूह को भेद कर भारतीय वायुसेना के वायु सैनिकों को जीवित बाहर आना था और असंभव बात को संभव कर दिखाना था। लेकिन कैसे? कॉन्फ्रेंस रूम में बैठे राकेश और अन्य 7 पायलट इसी विषय को लेकर समुद्र मंथन सा कर रहे थे। जैसे समुद्र मंथन कर रहे थे कि ये कैसे हो सकता है, ये हम कैसे संभव कर सकते हैं कि उस अटक के कारखाने को पूरी तरह से ध्वस्त कर दो और वापस जीवित लौट आओ। तो ये चर्चा किसमें हो रही थी? राकेश और उसके अन्य 7 साथी पायलट, वायु सैनिक। राकेश अपने 7 साथियों से कह रहा था, अपने मिशन मशाल पर हम 8 को आज रात 11 बजे रवाना होना है। तो ये जो अटक पर हमला करने वाले थे भारतीय वायुसेना के सैनिक, उस मिशन का नाम क्या था? मशाल। और इस मिशन पर हमें आज कितने बजे निकलना है? आज रात 11 बजे रवाना होना है। इस मिशन पर निकलना है। कैनबरा बम वर्षकों पर नेपाम बम, रॉकेट और हवा में मार करने वाले मिसाइल लेकर हमें चलना है। तो कैनबरा बम वर्षक, ये जो वायुयान होते हैं युद्ध के, तो ये एक नाम है कैनबरा बम वर्षक जो बम वर्षा करता है। उस पर
नेपाम बम, रॉकेट और हवा में मार करने वाले, हवा में ही मिसाइल से मार करने वाले मिसाइल लेकर हमें चलना है, हमला करने के लिए। अटक के तेल शोधक कारखाने को 4 बड़े टारगेटों में बांट दिया गया है। तो जब युद्ध किया जाता है तो युद्ध की एक रचना होती है, युद्ध की एक नीति होती है, व्यूह होता है वो एक। बिल्कुल इसी तरह से राकेश ने उस अटक के तेल शोधक कारखाने को 4 हिस्सों में बांट दिया था। एक हिस्से पर 2 जन, 8 में से 2 जन हमला करेंगे, दूसरे हिस्से पर बाकी के 2 जन, तीसरे हिस्से पर और 2 जन। इस प्रकार से 8 में वो कारखाने का जो इतना एरिया है, जो स्थान है, वो बांट दिया गया था कि इस बात पर, यहाँ पर तुम हमला करोगे, यहाँ पर तुम हमला करोगे, इस प्रकार से। अटक के तेल शोधक कारखाने को 4 बड़े टारगेटों में बांट दिया गया है। रिफाइनरी पर हमला मैं और डिसूजा करेंगे। तो तेल शोधक का जो रिफाइनरी होता है वहां पर कौन हमला करेंगे? मैं और डिसूजा, यानी राकेश और डिसूजा। गोदाम पर, और वो वहां पे जो गोदाम है रखने के लिए, वो गोदाम पर यानी गोडाउन पर ग्रेवाल और रमन बम गिराएंगे। तो गोदाम पर कौन हमला करेंगे? ग्रेवाल और रमन, ये और 2 वायुसैनिक। तथा एडम ब्लॉक को धामी और धिंगड़ा उड़ाएंगे। जो एडम ब्लॉक है, उस तेल शोधक कारखाने का एडम ब्लॉक, उसको कौन उड़ाएंगे? धामी और धिंगड़ा। हमला एक के बाद दूसरा करेगा ताकि पहला दूसरे की सुरक्षा बनाए रखे। सब लोग साथ में हमला नहीं करेंगे। पहले मैं और डिसूजा करूंगा, यानी राकेश और डिसूजा। तब तक ये लोग हमला करेंगे, तब तक बाकी के लोग उनको प्रोटेक्ट करेंगे, फिर दूसरे 2 जन करेंगे, फिर बाकी के 6 जन उनको प्रोटेक्ट करेंगे। इस प्रकार से हमला एक के बाद दूसरा करेगा ताकि पहला दूसरे की सुरक्षा बनाए रखे। राकेश चुप हो गया। इतना बोल के राकेश चुप हो गया। अपने साथियों से उसने ये कहा और वो चुप हो गया, मगर उसकी आंखें अब भी बोलती लग रही थी और आंखें मानो कह रही थी, आगा पीछा सब स्वयं को ही देखना होगा। आगा पीछा मतलब सब कुछ। अपनी जिम्मेदारी, अपने प्राणों की जिम्मेदारी भी खुद को उठानी है, हमला भी खुद को ही करना है, बच के भी खुद को ही निकलना है। तो सब कुछ हमें खुद को ही देखना है। जाना और आना सब कुछ खुद ही सोचना है। किस प्रकार से जाना है, कैसे हमला करना है और कैसे वापस जीवित लौटना है, ये सब हमें खुद को सोचना होगा। एक मुट्ठी में जीवन होगा और दूसरी में मौत। मौत कभी भी आ सकती है, हम शायद जीवित नहीं भी लौट सकते हैं। तो एक मुट्ठी में प्राण होंगे, जीवन होगा, दूसरी मुट्ठी में मृत्यु, मौत होगी। चक्रव्यूह में घुसने के बाद अभिमन्यु निपट अकेला होगा। एक बार हम उस पाकिस्तान के इलाके में पहुंच गए तेल शोधक कारखाने के यहाँ, उसके बाद हम सब अकेले हो जाएंगे, बिल्कुल अभिमन्यु की तरह। खुद को, हम सबको अपनी लड़ाई अकेले ही लड़नी है। अंतिम सांस तक उसे अपने ही दम पर जूझना होगा। हम 8 को, इन अभिमन्युओं को अपने दम पर ही अंतिम सांस तक जूझना होगा, लड़ना होगा। रात के 11 बजने में 5 मिनट शेष थे, यानी बाकी थे। राकेश अपने 7 साथियों के साथ हवाई पट्टी पर खड़े 8 कैनबरा विमानों को देख रहा था। तो कौन से विमानों से ये जाने वाले थे? कैनबरा विमानों से। अपूर्व शक्ति के स्रोत, उनमें एक अपूर्व अनोखी शक्ति थी। मस्त हाथियों से खड़े बम वर्षक विमान उन 7 को अपनी ओर बुलाते लग रहे थे। तो वे जो कैनबरा विमान थे वो कोई मामूली विमान नहीं थे। अनोखी शक्ति का स्रोत था उनमें, जरिया था अटैक करने का, चाहे वो मिसाइल से हो, चाहे वो बम वर्षा हो। तो वो सारी शक्ति उनके अंदर थी, वो कैनबरा विमानों में। और मस्त हाथियों की तरह वे एकदम खड़े थे वो 8 कैनबरा विमान, और जैसे इन 8 अभिमन्युओं को पुकार रहे थे, अपनी ओर बुला रहे थे। 8 एक एक करके, यानी राकेश और उसके साथी 8 एक एक करके अपने अपने विमान पर सवार हुए थे। और फिर राकेश के आदेश पर चालू हुए विमानों के इंजनों के शोर में इनकी समूची सोच विलीन हो गई थी। और जैसे विमान शुरू हो गए और वो इंजनों का शोर, विमानों के साथ इंजन शुरू होने के बाद विमानों का जो शोर शुरू हो गया इंजन का, उस शोर में इनकी, अभिमन्युओं की या 8 वायु सैनिकों की समूची सोच, यानी सारी सोच विलीन हो गई, गायब हो गई। आसमान गुर्राने लगा था।
राकेश मिशन मशाल का अगुवा था। अगुवा मतलब आगे चलने वाला, हेड था, उस मिशन मशाल का हेड था, मुखिया था। वह अपने सातों साथियों के सहित लक्ष्य की ओर बढ़ता जा रहा था, यानी अटक के तेल शोधक कारखाने की ओर वो जा रहा था। उसके सातों साथी उसे फॉलो कर रहे थे। पाकिस्तान की सीमा में सेंध मारों की तरह चुपचाप घुसते इन 8 अभिमन्युओं को आसमान पर मूक बैठे सितारों ने देखा था। तो पाकिस्तान की बाउंड्री में सेंध मारों की तरह चुपचाप घुसने वाले इन 8 अभिमन्युओं को किसने देखा? आसमान के सितारों ने। परंतु आसमान ने ना उन्हें आने से रोका, ना हवा ने उनको टोका। ना आसमान ने उन्हें रोका और ना ही हवा ने उनको टोका। अटक इंटरकॉम पर राकेश की आवाज चटकी थी। जो इंटरकॉम, जो वो सातों में 8 में बातचीत करने के लिए जो इंटरकॉम था, उसमें आवाज चटकी आई। अटक आइडेंटिटी कार्ड, उसने आदेश दिया था। तो ये क्या है? अटक या आइडेंटिटी कार्ड, ये उनका कोड वर्ड्स है, जो वो लोग कोड वर्ड्स में बात कर रहे हैं एक दूसरे से। तो जैसे ही राकेश की आवाज चटकी थी और उसने आदेश दिया, आइडेंटिटी कार्ड मतलब ये आदेश था। 8 विमान चालक मीलों में पसरे तेल शोधक कारखाने का विहंगम दृश्य देख रहे थे। विहंगम मतलब क्या? जैसे पक्षियों के ऊपर आसमान में उड़ते हुआ जो पक्षी होता है, उसकी आंखों से कैसा दृश्य दिखेगा नीचे का, बिल्कुल उसी तरह से ये 8 विमान चालक पक्षियों के नजर जैसा मीलों में फैले हुए, कई किलोमीटर्स में फैले हुए इस तेल शोधक कारखाने का विहंगम दृश्य देख रहे थे पक्षियों के नजरों से, लाइक पक्षियों के नजरों से। रिफाइनरी, क्या क्या था उसमें? रिफाइनरी, तेल के कुएं, गोदाम और एडम ब्लॉक बिल्कुल नक्शे पर बने चित्र के अनुसार था। जैसा नक्शा उनके पास था अटक के तेल शोधक कारखाने का, बिल्कुल उसी तरह से वो नक्शे के बने हुए चित्र के अनुसार था। लेकिन एक और भी मुसीबत थी जो सुरसा की तरह मुंह बाए खड़ी थी। सुरसा की तरह मुंह बाए खड़ी थी, इसका अर्थ क्या है? बहुत बड़ी मुसीबत उनको दिखाई दी जो उनको एक्सपेक्ट नहीं थी। क्या मुसीबत थी? तो देखते हैं। पश्चिम की पहाड़ियों की ढलान पर, पश्चिम की जो पहाड़ी थी उस तेल शोधक कारखाने के पश्चिम दिशा में जो पहाड़ थे उसकी ढलान पर, ढलान यानी स्लोप पर लगी विमान भेदी तोपों के दर्शन मात्र से ही वायुवीरों के रोंगटे खड़े हो गए। बहुत डर गए, क्योंकि उन्हें ये एक्सपेक्ट नहीं था कि ऐसे कोई विमान भेदी तोपें वहां पे रखी गई थी। तो जो उस तोप में अगर गोला डाल दो और वो तोप चला दो तो ये विमानों को भी वो उड़ा सकते थी तोप। और वैसी तोप उन्होंने देखी उस तेल शोधक कारखाने के पश्चिम दिशा में, पहाड़ के ऊपर ढलान पर वैसी तोपें रखी गई थी जो विमानों को उड़ा सकती है। और उस तोपों के दर्शन से, उनके दिखने से ही वायुवीरों के रोंगटे खड़े हो गए, डर गए। थोड़ा सा डर निर्माण हुआ मन में। भारी बम वर्षक कैनबरा विमानों को निशान बनाना इन तोपों के लिए बहुत आसान काम था। ये लोग कौन से विमानों से गए थे? कैनबरा विमानों से। बम वर्षा करने वाले कैनबरा विमान थे। लेकिन इन कैनबरा विमानों को उड़ाना या उनको निशान बनाना तोपों के लिए कोई कठिन बात नहीं थी, बहुत मामूली सी बात थी। एक बार इन विमान भेदी तोपों के मुंह खोलने की देर थी, सब कराशरा धराशायी हो जाना था। तो धराशायी मतलब क्या? सब खत्म हो जाने वाला था, चौपट हो जाने वाला था। अगर वे तोपें खुल गई तो तोपों से उन्होंने अगर गोले डालने शुरू कर दिए पाकिस्तान वालों ने, पाकिस्तान के सिपाहियों ने, तो सब इनका प्लान चौपट हो जाने वाला था। डिसोजा, तुम विमान भेदी तोपों को नष्ट कर दो, राकेश ने दृढ़ स्वर में आदेश दिया था। अब उन्हें एक्सपेक्ट नहीं था कि ऐसे कुछ तोपें वगैरह वहां पे होगी, लेकिन तोपें दिखी तो थोड़ा प्लान उनको बदलना पड़ा राकेश को ऑन द स्पॉट। तो उसने क्या कहा? डिसोजा, तुम विमान भेदी तोपों को नष्ट कर दो, राकेश ने दृढ़ स्वर में आदेश दिया। दृढ़ यानी आत्मविश्वास से भरे हुए स्वर में। धर्म और धीरज, तुम तेल शोधक को नष्ट करो, तेल शोधक कारखाने को नष्ट करो। राकेश ने पूर्व योजना बदल दी थी। पूर्व योजना यानी जो पहला प्लान था वो बदला। गैरी, तुम तेल के कुओं को और मैं गोदाम को अकेले ही बाद में उड़ाएंगे, ठीक है? तो डिसोजा क्या करेगा? विमान भेदी जो तोपें रखी गई थी उसको नष्ट करेगा। धर्म और धीरज ये क्या करेंगे? तेल शोधक कारखाने को नष्ट करेंगे। गैरी तेल के कुओं को नष्ट करेगा और राकेश खुद गोदाम को अकेले ही उड़ा देगा। पहला धमाका डिसूजा ने किया था। तो पहला धमाका किसका था? डिसूजा का, उन तोपों की ओर।
मौन बैठी विमान भेदी तोपों को उसने एक ही उड़ान में चित कर दिया था। जो वो तोपें वहां पे रखी गई थी, उसने एक ही निशाने में सारी तोपों को उड़ा दिया। दूसरे ही क्षण धर्म और धीरज बाजों की तरह तेल शोधक कारखाने पर झुकते थे। तो बाज क्या है? बाज एक शिकारी पक्षी का नाम है, चिड़िया का शिकारी पक्षी का नाम है, जो जिसकी नजर बहुत तेज होती है, अपने शिकार पर बहुत ऊंचाई से वो अपने शिकार कर लेता है धरती पर से। तो बिल्कुल उसी तरह से धर्म और धीरज ने भी बाजों की तरह तेल शोधक कारखाने को उसके ऊपर झपटे थे, उसको निशाना बनाया था। धीरज ने बहुत नीचे उतार कर नेपाम बम निशाना साध कर मारा था उस तेल शोधक कारखाने पर। तेल शोधक आग के गोले की तरह हवा में उछला था। अभी वो तो तेल शोधक कारखाना है, तो कितना तेल होगा वहां पे ना, तो बिल्कुल बड़ी आग का गोला आसमान में फैल गया जैसे उस पर अटैक हुआ। तेल शोधक आग के गोली की तरह हवा में उछला था और धू धू होकर जल उठा था। इतनी बड़ी आग फैल गई थी आसमान में। धर्म ने जलती आग पर घी डाला था। ग्रेवाल और रमन ने तेल के कुओं में रॉकेट मार दिए। ग्रेवाल और रमन ने क्या किया? तेल के कुओं में रॉकेट मार दिए, और जैसे तेल के कुओं में रॉकेट मार दिए, वो तेल जो है पूरा जल गया। जैसे एक ऊंची मीनार बिल्डिंग होती है, वैसे वो तेल की एक ऊंची मीनार ही आग की एक ऊंची मीनार तैयार हो गई उस कुएं में। आग की लंबी मीनारों की तरह वे तेल के कुएं हवा में तन गए थे। तो जैसे ही वो कुएं में रॉकेट मारे, वैसे वो आग पूरी भड़की और कुएं में से वो सीधी ऊपर मीनार की तरह, एक बिल्डिंग की तरह वो आग आसमान में तन गई थी, खड़ी हो गई थी। धामी और धिंगड़ा ने प्रशासन खंड को उड़ा दिया गया था, और ये सब चलाने वाला जो उनका प्रशासन का कोई एरिया होगा चलाने के लिए व्यवस्था का, उसको किसने उड़ा दिया? धामी और धिंगड़ा ने। हवा में अभी तक अटखेलिया करता राकेश अपने साथियों के किए इस कमाल को देख रहा था। अटखेलिया यानी करतब। तो हवा में अभी तक अटखेलिया मतलब सब ऑब्जर्व करता हुआ, सब पर ध्यान रखता हुआ ये राकेश अपने साथियों के इतने अच्छे कमाल को देख रहा था कि कैसे मिनटों में उन्होंने सब तेल शोधक कारखाने को उड़ा दिया था। सारा आसमान आग की लाल लाल लपटों से भर गया था। लपटे मतलब क्या? आग। तेल शोधक कारखाना पूरी तरह से धू धू कर जल रहा था। बहुत बड़ी आग फैल गई थी, आसमान तक पहुंची थी। अटक शहर भी अब सो नहीं रहा था। अब इतनी बड़े अटैक के बाद अटक शहर भी जाग गया था। लोग घरों से बाहर आकर इस भयानक दृश्य को देख रहे थे, चकित और भ्रमित होकर, क्योंकि रातों रात ये हमला कर दिया गया था। सही अवसर आया देख राकेश ने गोदाम पर नेपाम बम फेंका। तो सब होने के बाद आखिरी बारी किसकी थी अटैक करने की? राकेश की, गोदाम पर। तो उसने गोदाम पर नेपाम बम फेंका, और राकेश के नेतृत्व में 8 वायुवीर एक टोली में एकजुट होकर एक बंधी मुट्ठी की तरह भारत की ओर उड़ रहे थे। तो उन्होंने अपना ये प्लान पूरा खत्म कर दिया। वो मिशन खत्म हो गया, मिशन मशाल, और फिर 8 वीर एकजुट होकर एक मुट्ठी की तरह भारत की ओर उड़ना उन्होंने शुरू कर दिया। एक दूसरे की सुरक्षा, एक दूसरे के दुख सुख और एक दूसरे का हित अहित हर किसी के दिमाग में था। हर किसी के दिमाग में यही था कि सब जीवित वापस लौटने चाहिए, सबका सुख दुख, सबकी एक दूसरे की सुरक्षा हमें बनाए रखनी है। ये दिमाग में रखकर 8 भारत की ओर वापस उड़ने लगे। अटक के तेल शोधक कारखाने के जलने की खबर पूरे पाकिस्तान में आग के लपटों की तरह फैली थी। तो ये अटैक कोई छोटी मामूली बात तो थी नहीं। तो ये कारखाना जलने की खबर पूरे पाकिस्तान में बिल्कुल आग के लपटों की तरह तेजी से फैल गई थी। चक्रव्यूह भेद कर जिंदा जाते 8 अभिमन्युओं का वध करने के लिए हर संभव हथियार आसमान की ओर तन गया था, और ये चक्रव्यूह भेद कर अटक का तेल शोधक कारखाना नष्ट करके ये जो 8 अभिमन्यु वापस लौट रहे थे, उनका वध करने के लिए, उनकी हत्या करने के लिए, उनको मारने के लिए पाकिस्तान ने हर संभव हथियार यानी हर पॉसिबल अस्त्र शस्त्र आसमान की ओर तान दिया था कि किसी तरह से ये 8 को उड़ा देना है आसमान में। हर संभव प्रयत्न पाकिस्तान की ओर से शुरू हो गए कि इन 8 को वापस जीवित जाने देना नहीं है। हे भगवान, राकेश के मुंह से अनायास निकला। अचानक राकेश के मुंह से क्या निकला? हे भगवान। तो बात कुछ ऐसी थी, उसका विमान कांपा था। मतलब जो पाकिस्तान वालों ने अटैक शुरू कर दिया था, वो अटैक शायद उसके विमान पर हो गया था और उसका विमान कांपा था, हिला था थोड़ा।
दाई ओर से एक पलौटी खाकर फिर सीधा हुआ था। तो उस अटैक से थोड़ा अटैक उसके विमान पर टच हुआ होगा, कुछ बम वगैरह या ऐसा कुछ, तो वो पलौटी खाई उसने विमान ने, फिर सीधा हुआ था और अब नीचे की ओर जा रहा था। अगर वो नीचे की मतलब वो पाकिस्तान की धरती पर गिरेंगे और फिर वो शत्रु के हाथ में जाएंगे। राकेश के तो होश ही उड़ गए थे, वो तो बहुत घबरा गया था। धामी के विमान से भी धुआं निकलता हुआ दिख रहा था। धामी के विमान पर भी अटैक हुआ था, उसके विमान से धुआं निकल रहा था। रमन के विमान का तो रडार ही उड़ गया था, उसके साथ तो कांटेक्ट होने का सवाल ही नहीं हो रहा था क्योंकि उसका रडार उड़ गया था। चक्रव्यूह से बाहर आते इन 8 अभिमन्युओं को अब 18 महारथियों ने घेर लिया था। ये थे 8 और इन पर अटैक करने वाले पाकिस्तान के कितने लोग थे? 18 पाकिस्तानी सेबर विमान पूर्ण रोष के साथ, रोष यानी क्रोध के साथ इन पर बाज की तरह झपट पड़ रहे थे। तो ये 18 महारथी पूरा प्रयास लगाकर क्रोध के साथ बाज की तरह इन पर झपट पड़े थे। किसी तरह से उनको, इन 8 को जीवित नहीं रखना था, मारना था वहीं पर। ग्रेवाल की ओर बढ़ते सेबर जेट को धिंगड़ा ने धर पछाड़ा था। तो ग्रेवाल की ओर जो सेबर जेट विमान पाकिस्तान का अटैक कर रहा था, उस पर किसने अटैक किया? धिंगड़ा ने। धिंगड़ा ने उसको पछाड़ा, हरा दिया, उसको खत्म कर दिया। हवा से हवा में मार करने वाले मिसाइल के अचूक निशाने का शिकार हुआ वह सेबर विमान खंड खंड होकर जमीन पर जा गिरा था। यानी ग्रेवाल की ओर जो पाकिस्तानी सेबर जेट उसके पीछे पड़ा था, ग्रेवाल के विमान की ओर, उस पर अटैक कर रहा था। तो धिंगड़ा ने क्या किया? अपने कैनबरा विमान से हवा में जो मिसाइल मार करती है, वो मिसाइल ही उस विमान पर, पाकिस्तान के सेबर जेट विमान पर हमला बोल दिया मिसाइल से, और वो विमान अचूक निशान का उसके शिकार हुआ और टुकड़े टुकड़े, खंड खंड मतलब टुकड़े टुकड़े होकर जमीन पर जा गिरा था। आक्रमणकारी सेबरों ने एक को मरते देखा था, और ये जो आक्रमणकारी जो सेबर विमान थे पाकिस्तानों के, उन्होंने देखा कि किस तरह से उनका एक सेबर विमान धरती पर टुकड़े टुकड़े होकर गिर गया था। कैनबरा पर लदे मिसाइलों का डर मौत के डर से भी ज्यादा था। तो उनको भी पता चला कि ये जो भारतीय वायुसैनिकों के कैनबरा विमान थे, उस पर मिसाइल लदे हुए थे और वो मिसाइल बहुत शक्तिशाली थे और उनका डर बहुत ज्यादा था। इसीलिए सेबर विमान अब एक सुरक्षित दूरी बनाकर लड़ रहे थे। इसलिए पाकिस्तान के जो सेबर विमान थे, वो पाकिस्तान के सिपाही जो थे लड़ने वाले, वो जो सेबर विमान में थे, वो थोड़ी दूरी रखकर अटैक कर रहे थे। देश की सीमा निरंतर समीप आती जा रही थी। इधर ये 8 अभिमन्यु किसी तरह से देश की, भारत की सीमा में पहुंचना चाहते थे और वो सीमा लगातार नजदीक आ रही थी, समीप आती जा रही थी। मौत और जीवन के गलियारों से गुजरता हर पल इन 8 के लिए अब बहुत महत्वपूर्ण था। कौन से गली से गुजर रहे थे ये? जीवन और मृत्यु के गली से। एक एक क्षण, एक एक पल उनके लिए कीमती था। वार करने के लिए और वार झेलने के लिए मुहैया हुआ वक्त दुआएं मांगते करोड़ों देशवासियों की उम्र से उधार लिया हुआ वक्त था। तो पाकिस्तानी सेबर जेट पर हमला करने के लिए लिया गया वक्त और अपने ऊपर वार झेलने के लिए, अटैक झेलने के लिए लिया हुआ वक्त, जो उपलब्ध वक्त था उनके पास, वो करोड़ों देशवासियों की उम्र से थोड़ा थोड़ा उधार लिया हुआ वक्त था। करोड़ों देशवासियों के जीवन से लिया हुआ थोड़ा थोड़ा वक्त था, जो अभी तक उनको जीवित रखा हुआ था। वक्त ही था जो उन्हें मौत के मुंह से जिंदा बचाए हुए था। और फाइनली वे देश की सीमा में पहुंच गए। देश की सीमा में घुसते ही उनका संकट हवा में घात लगाए बैठे स्क्वाड्रन लीडर अर्जुन ने अपने सिर पर ले लिया था। जैसे ही वे हमारे भारत भूमि की सीमा में घुस गए, वैसे ही यहाँ पर भारत भूमि के जो स्क्वाड्रन लीडर थे, यानी वायुसेना के स्क्वाड्रन लीडर अर्जुन, उन्होंने अपने सिर पर इन 8 अभिमन्युओं का संकट ले लिया था। पीछा करते इन सेबरों का मुकाबला जैसे ही नेट विमानों से हुआ तो भगदड़ मच गई। तो पीछा करने वाले ये सेबर जेट विमान इन स्क्वाड्रन लीडर अर्जुन के नेट विमानों से जैसे ही ये लड़ पड़े तो भगदड़ मच गई और अर्जुन के आगोश में आ गए इन 8 अभिमन्युओं को जैसे अभयदान मिल गया। अभयदान यानी जीवन दान मिल गया। तो स्क्वाड्रन लीडर अर्जुन के पनाह में आए हुए इन 8 अभिमन्युओं को जीवन मिल गया और वे बच गए। हवाई पट्टी पर खड़े 8 क्षतिग्रस्त कैनबरा विमानों को देखकर हर किसी को आश्चर्य हो रहा था। 8 क्षतिग्रस्त, क्षतिग्रस्त मतलब नुकसान हुए। तो उन 8
कैनबरा विमानों की हालत इतनी बुरी थी, इतनी खराब थी कि उन विमानों की हालत देखकर सबको आश्चर्य हो रहा था कि ये आठों के आठों जीवित लौट आए। टूटे रथों पर सवार, इन टूटे विमानों पर सवार हुए, टूटे रथों पर सवार हुए इन 8 अभिमन्यु चक्रव्यूह तोड़कर जीवित लौट आए थे। इतिहास भी आंखें फाड़कर इन अभिमन्युओं को देख रहा था, इनकी शूरता को, इनकी वीरता को देख रहा था और सराह रहा था। ठीक है, और यहाँ पे हमारा पाठ समाप्त होता है। तो पाठ बहुत ही सुंदर है, मेरा तो ये बहुत पसंदीदा पाठ है। जैसे हम पाठ पढ़ते हैं वो सारा दृश्य हमारे आंखों के सामने आता है और सच में हमारे शरीर पर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। चलिए अब प्रश्न देखते हैं इस पाठ के। सबसे पहले सही विकल्प चुनना। हर सैनिक के दिमाग में क्या खटक रहा था? क्या खटक रहा था? अटक का तेल शोधक कारखाना। अटक का शहर नहीं है, अटक का तेल शोधक कारखाना। दूसरा, राकेश के चुप हो जाने पर उसकी आंखें क्या बोलती लग रही थी? तो उसकी आंखें क्या बोल रही थी? आगा आगा पीछा सब कुछ स्वयं को देखना होगा, यानी सब कुछ अटैक करना, खुद को बचाना, सबकी सुरक्षा, सब हमें खुद को खुद ही करना है, खुद का। नेक्स्ट, आक्रमणकारी सेबर विमानों ने एक सुरक्षित दूरी क्यों बनाई हुई थी? क्योंकि कैनबरा पर लदे मिसाइलों का डर मौत के डर से भी ज्यादा था। ओके, तो ये हो गए हमारे सही विकल्प चुनना। अब मौखिक प्रश्न पढ़ते हैं एक दो। 3 दिसंबर 1971 को अचानक क्या घटना घटी थी? तो 3 दिसंबर 1971 को भारत में मंदिरों पर, गिरजाघरों पर, मस्जिद, गुरुद्वारों के साथ साथ अस्पतालों और शहरी बस्तियों पर भी पाकिस्तान के सेबर जेट विमानों ने नेपाम बम गिराकर हमला कर दिया था। ओके, उसके बाद लेखक ने पाकिस्तान की सीमा में घुसते भारतीय वीरों का वर्णन किन शब्दों में किया है? तो पाकिस्तान की सीमा में घुसते हुए भारतीय वीरों का वर्णन किया है सेंधमारों की तरह। जो विमान घुसे थे सेंधमारों की तरह, बिल्कुल उसी तरह से इसका वर्णन है। ठीक है, तो ये पाठ हमने पूर्ण कर दिया है। अभी इसके लिखित प्रश्न जो है ये आप पढ़ोगे। आपके पास जो नोट्स है उसमें इसके आंसर्स तो आपको मिलेंगे ही, साथ ही साथ जो अतिरिक्त नोट्स आपको दिए गए या अतिरिक्त प्रश्न उत्तर जो दिए हैं उनकी भी प्रैक्टिस आपको करनी है। और हाँ, सबसे पहली बात, पाठ ध्यान से फिर से एक बार अच्छे से पढ़ना है और इसके शब्दार्थ लर्न करने हैं। जो हमारा जूम लाइव सेशन होगा उसमें मैं शब्दार्थ आपको पूछूंगी, बाद में हम क्वेश्चन आंसर देखेंगे। और पाठ अच्छे से पढ़ना है, अगर कुछ डाउट्स है तो मार्क करके रखना है, और जब हमारा जूम लेक्चर होगा तभी आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। ठीक है, तो होमवर्क में आप क्या करोगे? एक तो शब्दार्थ लर्न करोगे, पाठ ध्यान से पढ़ोगे और लिखित के आंसर्स कोशिश करनी है टेक्स्ट बुक में से मार्क करने की। ओके, चलिए ये पाठ हमने पूर्ण कर दिया। अब अगले वीडियो में फिर मिलेंगे नए पाठ के साथ। धन्यवाद।